तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऋषि कुमार एक बार फिर से आपके सामने अपने चैनल पे। देखिए, हमने जो पिछली क्लास में चैप्टर किया था उसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। लगभग उसकी जनरल थ्योरी हमने की थी। आज उसके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके सामने देख भी रहा होगा, जो एनसीईआरटी भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठीक है, यानी कि जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है उसी के फैक्ट्स हैं। ठीक है, फैक्ट क्यों है? क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वन दरोगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस अपने टॉपिक पे। देखिए, हमने जो पीछे डिस्कस किया था बिल्कुल पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था उसमें। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। देखिए, इसमें जो सबसे पहले हेडिंग थी, आज मैं केवल फैक्ट के ऊपर ही बात करूँगा। ठीक है, सबसे ऊपर पहले हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है सर? जो वह वस्तु जो स्थान घेरता है। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास हो, और भार हो यानी कि वेट हो। तो जिसमें द्रव्यमान हो और क्या हो, भार हो, वही क्या होता है आपका पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ क्या होता है? देखिए, पदार्थ को आप जो हैं, पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्य, नोट भी द्रव। ठीक है, द्रव्य यानी कि जो मैटर होता है आपका। तो पदार्थ यानी कि द्रव्य यानी कि वो चीज़ जो स्थान घेरता है, और दूसरी बात उसका द्रव्यमान हो और खुद का क्या हो, भार हो। द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है एक अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश राशि है, और भार जो है एक सदिश राशि है, जो मैं सामने लिखा हुआ हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे बताते जाऊँगा। बस आपको नोट जो है वो लगातार करते रहना है इसमें, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको नोट करते रहना है इसमें। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो ये रहेगी। देखिए, पदार्थ की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो लगभग सामान्यतः कितनी बताई गई? 3 बताई गई हैं। 3 में सबसे पहला ठोस है, यानी कि ठोस यानी कि जो सॉलिड है। नंबर 2 पे द्रव है, यानी कि लिक्विड है। और नंबर 3 पे क्या है सर? आपकी गैस है। हालांकि 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, जिसमें चौथी जो अवस्था है वो आपकी प्लाज्मा है। क्या है? आपकी प्लाज्मा है। ये मैंने हालांकि पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। और नंबर 5 जो है वो है आपकी BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। यानी कि अगर बात करें पूरा नाम की इसकी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म BEC की, जो कि पदार्थ की 5 अवस्था कहलाती है। अब देखिए, कुछ फैक्ट यहाँ पे है, वो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट क्या कहता है कि पदार्थ का ताप बढ़ने पर, ताप यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने पर जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा दैट मीन्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। इसका मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पदार्थ होता है, पदार्थ में आप देखते हैं कि जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, पास पास होते हैं। और ये जो कण पास पास होने का जो प्रमुख कारण है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतरायनिक आकर्षण बल है, तो जो अंतरायनिक आकर्षण बल है उसकी उपस्थिति के कारण ही पदार्थ की निर्धारित होती है। अगर ये आकर्षण बल ज़्यादा है तो पदार्थ ठोस होगा, अगर आकर्षण बल कम है तो द्रव होगा, और अगर वो बिल्कुल नगण्य है, लेस है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका गैस आ जाएगा। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा कि जो ये कण है, जो ये कण आपस में जुड़े हुए हैं, इन कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है, ये जो आकर्षण बल है जिनकी वजह से कण आपस में बंधे हुए हैं, ये टूटने स्टार्ट होते हैं। और टूटने की वजह से इन कणों में जो हो जाता है, कंपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फैक्ट के रूप में सीधा सा क्वेश्चन ये है कि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की, बस ये क्वेश्चन दे देगा, फिर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठा के दे देगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों से मिलने वाले की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो विसरण बेसिकली क्या होता है सर? कि 2 अलग अलग पदार्थ हैं, उनके कणों के मिलने की प्रक्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। जैसे कि अगर आप पानी ले लीजिएगा, कि पानी है और प्लस चीनी है, तो पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो क्रिया आपकी परासरण कहलाती है। हालांकि वो मिश्रण भी होगा,
लेकिन मिश्रण विसरण जो है प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग पदार्थ होंगे और उनके आप कण जो है वो आपस में मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर आप बात करें पानी में, अगर आप रेत डाल दी थी तो रेत जो है पानी में घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा तली के अंदर। तो जब तली में नीचे बैठ जाएगा तो इसका मतलब वो विसरण प्रक्रिया नहीं होगी। मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या मान लेते हो, मान लो पानी है और प्लस आपने नमक कर लिया, ठीक है ना, तो पानी में नमक जो है वो ईजिली घुल जाएगा। तो यानी कि वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी विसरण प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पहला फैक्ट एंड दूसरा फैक्ट आपका पूरा हो चुका। देखिए संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या होता है, आपकी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, संपीड्यता यानी कि आपकी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेस करना, संपीड्यता मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी। देखिए संपीड्यता क्या होती है, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो संपीड्यता गैसों में सबसे ज़्यादा होती है और ठोसों में सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन व्यक्तिगत तौर पे मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि ये क्वेश्चन चांस है। संपीड्यता में होता क्या है कि आप कणों के ऊपर, जैसे है एक सिलेंडर आपने मान लिया, ये आपने पिस्टन मान लिया इसमें, और ये अंदर द्रव कुछ भी है इसमें, आप क्या करोगे, इस पर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एक बल लगाओगे, जिसकी वजह से ये जो है पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और अणु जो है वो पास पास आ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संपीड्यता। संपीड्यता मतलब कि दबाना। किसी चीज़ को बल के द्वारा अगर उसे दबाया जा सके, उसके आकार में, आकृति में चेंज किया जा सके, तो वो संपीड्यता कहलाती है। इसी वजह से जो गैसेज हैं, गैसों को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जा सकता है। तो गैसों को सिलेंडरों में भरा जाने का जो मुख्य कारण है वो संपीड्यता है, क्योंकि गैसों की संपीड्यता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और ठोसों की जो संपीड्यता होती है वो सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि ठोसों का जो आकार है, ठोसों का जो आकार है और जो आयतन है वो क्या है, बिल्कुल एक निश्चित है, और निश्चित होने की वजह से आप इन्हें संपीड़ित नहीं कर सकते। दूसरी बात, दृढ़ क्या हो, ठोस क्या होते हैं, एक दृढ़ पिंड होते हैं। दृढ़ पिंड पे बल लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एकदम टूट जाएगा। तो इसी वजह से आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बैठ जाएगा कि संपीड्यता अधिकतम किस में होती है और मिनिमम किस में होती है सर। ठीक है, दूसरी बात, विसरण की जो दर होती है वो सर्वाधिक किसके अंदर होती है, तो विसरण की जो दर होती है सर्वाधिक वो द्रव के अंदर होती है, यानी कि लिक्विड के अंदर होती है। क्या होती है, लिक्विड के अंदर होती है, घोलने की कैपेसिटी। ठीक है, कोई चीज़ किस में सबसे ज़्यादा तेजी से घुलती है, तो वो द्रव ही है, वो लिक्विड फॉर्म ही है आपकी। ठीक है, जिस तापमान पर ठोस जो है, देखिए अब हम बात करते हैं गलनांक की। क्या टॉपिक है, गलनांक की बात करते हैं। गलनांक यानी कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो अगर उसको तापमान दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और हर पदार्थ का गलनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गलनांक जो है वो किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है ऊपर, अगर थोड़ा सा आपने देखा भी होगा, तो जो किसी पदार्थ का जो गलनांक है वो बेसिकली उसके अंतरायनिक आकर्षण बलों पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अंतरायनिक आकर्षण बल होगा उतनी ज़्यादा आपको उसमें तापमान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे लोहा है, लोहा लगभग 1580 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। टंगस्टन है, टंगस्टन लगभग आपका 3400 के आसपास जाता है डिग्री सेल्सियस पे। तो है तो दोनों ठोस ही हैं, लेकिन क्या दोनों के तापमान जो है वो बिल्कुल, मतलब गलनांक जो है वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने का जो सबसे प्रमुख कारण माना गया है वो माना गया है कि उसके अंतरायनिक आकर्षण बल में वृद्धि, यानी कि जिस पिंडों में आकर्षण बल ज़्यादा होगा उसी पिंड का गलनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गलनांक निर्भर करता है, अंतरायनिक आकर्षण बल पर निर्भर करता है। इस बात को आप बड़े अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। मैं इसलिए ये फैक्ट प्योर एनसीईआरटी लेके आऊँ आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वथनांक पे। अब क्वथनांक क्या है आपका, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि इसमें किसी भी द्रव को और तापमान दिया जाता है, और तापमान देने से वो किस में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अपने पानी है, पानी एक लिक्विड होता है। ठीक है, अब पानी को जैसे आपने तापमान दिया, नीचे से तापमान दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो पानी का यानी कि द्रव का भाप में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, आपका
क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है आपका, बॉईल करना किसी चीज़ को, गर्म करना, जिसकी वजह से उसके आकर्षण बल टूट जाए और वो जो है वो भाप में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन जो ये सामने है आपके, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूकेएसएससी ने कई बार पूछा हुआ है और यूकेपीएससी भी इसको पूछ चुका है, जिसको हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया की। देखिए ऊर्ध्वपातन क्रिया बेसिकली है क्या सर, ऊर्ध्वपातन क्रिया है क्या? ऊर्ध्वपातन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ, देखिए मान लिया कोई आपने ठोस पदार्थ लिया, थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। ठोस को अगर आप एक तापमान दे रहे हो, तापमान देने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर द्रव को आप और तापमान दे रखे हैं तो वो वाष्प में या फिर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाप में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, तो अगर देखा जाए, सामान्य तौर पे देखा जाए तो ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? गलनांक होता है। इस टॉपिक को ढंग से समझ लीजिएगा। और द्रव जो है, द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया? क्वथनांक प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ठोस से वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को, यानी कि डायरेक्टली ठोस से वाष्प में कन्वर्ट होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, कि जब ठोस जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो NH4Cl होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, NH4Cl ये इसकी फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ सर, ठीक है ना, क्या? NH4Cl। तो कभी कभी एग्जाम में ना डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे देगा कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन में यूज होता है, ऐसे पदार्थ का नाम पूछ लेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि देखिए फैक्ट, अगला फैक्ट देखिए कि गैस की द्रव में बदलना कहता है यदि, देखिए अगर आप किसी गैस को द्रव में कन्वर्ट कर रहे हो, अब देखो ये केवल किया जा सकता है संपीड़न के द्वारा। अगर आप किसी चीज़ को संपीड़ित कर दें, ये बात ध्यान रखें, कंप्रेस कर दें, संपीड़ित कर दें, कंप्रेस कर दें, तो ही गैस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो सकता है। अब उसके लिए क्या कंडीशनें बताई गई है? कंडीशनें ये है कि उसका दाब जो है, यानी कि प्रेशर जो है वो तो मैक्सिमम चाहिए और तापमान क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, पेपर की दृष्टि से। तो दाब यानी कि प्रेशर जो है, उसका प्रेशर जो है वो मैक्सिमम चाहिए और जो टेम्परेचर है वो उसका मिनिमम चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तभी वो संपीड़ित किया जा सकेगा। लेकिन अगर तापमान पहले से आपने हाई रखा और जब आप उसे संपीड़ित करोगे तो अंतराय यानी कि जो बल आपस में आएंगे, कण पास पास आएंगे, तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे और अगर ये ऊष्मा उसके ज्वलन ताप के बराबर हो जाती है तो वहाँ से ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए तापमान जो है वो कम से कम रखा जाता है और दाब जो है वो अधिक से अधिक रखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले उस पर। देखिए कि शुष्क बर्फ, जो ड्राई आइस होती है, यानी कि जो आपकी ड्राई आइस होती है, वो बेसिकली होती क्या है? देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को ही हम क्या कहते हैं? जो हमारी सॉलिड CO2 है उसी को हम क्या कहते हैं? आपकी शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। और दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ये दैट मीन्स फोर्स बाय एरिया। ठीक है, याद रखा। और इसका दूसरा मात्रक अगर आप देखें, फोर्स का होता है न्यूटन, पर एरिया मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी क्या होता है? इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपके टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर नेक्स्ट पेज की देखा जाए इसमें कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में इस वजह से आपको केवल NCERT के फैक्ट ही लेके आया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में कि यार NCERT में हम पढ़े तो पढ़े क्या, और कैसे एक NCERT बुक को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है भाई। ठीक है, चलिए देखिए सर, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है वाष्पीकरण, जो वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना सर, 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना आपका, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब वाष्पीकरण होता कब है? जब किसी भी द्रव को तापमान दिया जाता है तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है।
तो उसको इम्पैक्ट करने वाले कारक जो होते हैं वो सब 4 होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। कितने कारक होते हैं? 4। अब 4 कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। पहला, सतही क्षेत्र बढ़ाने पर। सतही क्षेत्र मतलब कि जैसे आपने क्या देखा है कि आप किसी चाय को देख लेते हैं, वो कप में है, अगर आप इसी चाय को कप से हटा के किसी प्याले में डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उसका क्षेत्रफल है जो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाने से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। यानी कि एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। यानी कि किसी चीज़ को फैलाने से, अगर आपके पास कोई भी गर्म चीज़ है, आपने उसको किसी बर्तन में, छोटे बर्तन में रखा, अगर आप उसको यहाँ से उठा के बड़े बर्तन में ऐसे फैला देते हैं तो जल्दी उसके अंदर से भाप ज़्यादा रिलीज होगी, और भाप ज़्यादा रिलीज होने से वाष्पीकरण की दर जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली सी बात है कि तापमान बढ़ाने से क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्वथनांक बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तीव्र वायु चलने पर, तेज हवा चलने पर क्या होता है, वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। इसी वजह से नहाने के बाद जो है, यानी कि आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद जो है, अगर आप पंखे में खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ठंड सी महसूस होती है, क्योंकि तीव्र वायु चलने पर क्या होगा, आपकी शरीर की सतह से जो पानी है वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट करेगा, और जैसे भाप बन के उड़ना स्टार्ट करेगा तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो यानी कि इसका क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। सेम आपने कपड़े देखे हैं, धूप में सुखा रखे हैं, अगर हवा वहाँ पे चल रही है तो इसका मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जल्दी सूख जाएगा। सेम जैसे आप गर्म चाय पीते हो, चाय पीने में जैसे आप फूंक मार के चाय पी रहे हो, तो फूंक मारने का मतलब क्या है कि तीव्र वायु चलने पे क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेनली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बढ़ने से क्या चीज़ घटती है। लेकिन आर्द्रता, अब देखिए ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। आर्द्रता मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी, नमी। अब नमी बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण घटती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है? जैसे आपने क्या देखा, सर्दियों में कपड़े देर से सूखते हैं। देर से सूखने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो नमी है वो ज़्यादा होती है, और नमी ज़्यादा होने से क्या होता है, वाष्पीकरण जल्दी से नहीं होता, और जल्दी से ना होने की वजह से कपड़े देर में सूखते हैं। तो आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है कि वाष्पीकरण घटता है। ठीक है, चलिए अब गोताखोर क्या होते हैं, स्विमिंग पूल में किसी पानी को काटता है। ठीक है, जो गोताखोर है स्विमिंग पूल में जैसे आता है इधर से जाता है, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। देखिए मैं आपको कई बार समझा चुका इस चीज़ पे, अगर आपको खाली ये बात करना कि भाई क्यों कैसे होगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कब, क्यों और कैसे, अगर इन 3 प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलती नहीं होने का। कब, क्यों, कैसे। अब आप कहेंगे सर आकर्षण बल कम क्यों होता है? आकर्षण बल कम होने का कारण है कि इसके अणुओं का जो अंतरायनिक आकर्षण बल है वो कम होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से गोताखोर जो है आकर्षण बल कम होने की वजह से पानी को ईजिली काट देता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर यहाँ से आप इसका फॉर्मूला बना के इसका एक मात्रक अगर देखा जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होता है जी, आपका केजी, द्रव्यमान केजी होता है। आयतन का होता है मीटर क्यूब, द्रव्यमान पर मीटर क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला मतलब मात्रक जो है वो बन जाएगा। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। और ठोसों का जो घनत्व होता है, ठीक है, ठोसों का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठोसों का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक होने का सबसे प्रमुख कारण वही कारण है क्या, अंतरायनिक आकर्षण बल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके पास चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, आप उसका आंसर जो है बड़े आराम से लगा दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अंतरायनिक आकर्षण बल। तो ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होने का जो सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है या होता है वो क्या होता है, उसका अंतरायनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, दूसरी बात, बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल से क्या होता है, कम होता है। बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, इसी वजह से बर्फ़ जो है, बर्फ़ पानी की सतह पर तैरता है, ये आप याद रखें, पानी की सतह पर तैरता है। तो बर्फ़ जो है पानी की सतह पर तैरने का जो सबसे प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण है कि जो बर्फ़ का घनत्व है जल से क्या होता है, वो कम ही होता है, जिसकी वजह से या ईजिली जो है वो आसानी से पानी के ऊपर तैरेगा। तो सारा खेल इन्हीं की वजह से लगा। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और इसका कितना होता है सर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब आपको ये सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये कौन सी पद्धति है, ठीक है, ये आपकी पद्धति है CGS पद्धति। कौन सी? CGS पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, जल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और बर्फ़ का घनत्व कितना होता है, यहाँ से बर्फ़ का पढ़ लीजिए। बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो लगभग 0.91, कितना होता है सर, 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और कम होने की वजह से पानी जो है बर्फ़ पर तैरता है। मैंने आपको ये चीज़ बता चुका, ठीक है। पानी पर तैरने का सबसे प्रमुख कारण जो है वो यही है। चलिए, जल का क्वथनांक कितना होता है सर? जल का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्वथनांक होता है। क्वथनांक मैंने आपको बताया रखा है कि जब जो द्रव है, द्रव को अगर ताप दिया जाए तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आपकी क्वथनांक कहलाती है। और जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है, वो आपका 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। भाप के उबलते या भाप में उबलते जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। और ये जो भाप में जो होती है वो कौन सी आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा को कहते हैं लेटेंट हीट। क्या होता है, लेटेंट हीट कहलाता है। तो लेटेंट हीट की वजह से ही क्या होता है कि जो ऊष्मा जो भाप है, भाप में क्या होता है, ज़्यादा ऊष्मा होती है, किसकी वजह से, उबलते जल की अपेक्षा। तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो आपका लेटेंट हीट ही है, ठीक है। द्रव के यानी कि गैस के द्रव में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी द्रवण कहलाती है। देखो, गैस के द्रव में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी द्रवण कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ से आप आज आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं इसके MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए, देखिए, इसके बाद है कि 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए लगभग कितने जूल की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग 2260 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको क्या करना है कि 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलना है, तो वाष्प में बदलने के लिए आपको लगभग 2260 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, बर्फ़ के लिए गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कितनी होती है, वो होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, फिर 3.34 10⁵ जूल के आसपास हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आपके बाद 1 ATM जो होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है आपका वायुमंडलीय दाब, वो 76 mm पारा स्तंभ के आसपास होता है, ठीक है। 76 mm पारा स्तंभ की वजह से होता है भाई, ये होता है, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्थाओं का घटता आकर्षण बल क्रम, देखिए, कम जो है वो ठोस है, वो द्रव है, और वो क्या है, इसमें गैस है, ठीक है। तो ठोस है, द्रव है, और फिर क्या है, गैस है। क्लियर बात होगी यहाँ से, ठीक है। तो आकर्षण बल का क्रम है ये आपका, ठीक है। कम है, घटता क्रम, ठोस, उसके कम द्रव, उससे कम गैस, ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाला कण जो होता है वो क्या कहता है, आपका अणु कहलाता है, ठीक है। और हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस भरी होती है, क्लियर है। तारों में प्लाज्मा जो बनता है वो क्या, किसकी वजह से बनता है, उच्च ताप के कारण बनता है, ठीक है। इसकी वजह से बन जाता है इसमें, ठीक है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी क्या भरा होता है आपका, ये आपकी प्लाज्मा भरी होती है। क्वेश्चन UKPSC ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के जितना भी NCERT टॉपिक्स थे, NCERT को पूरा छांट के, ठीक है, ये बिल्कुल NCERT बेस्ड है, ठीक है। मैंने कोई किताब अलग से इसमें परचेस नहीं करी है, ना को वहाँ से कई अलग से नोट्स है। जो भी है आपका पूरा NCERT है। पेपर यहीं से बनेगा। पेपर बनने का सबसे मेन कारण है, देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। चाहे आप कोई सी किताब पढ़ लीजिए, आपकी कोई चॉइस है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए नोट्स के बारे में, PDF वगैरह किसी चीज़ के बारे में, तो आप मेरे को जो है इस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो व्हाट्सएप की बात करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा वो 9639149145 है, ठीक है।
तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा सारे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी अच्छी रखिएगा। चलिए धन्यवाद सर।